नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। और जैसा कि हमने पहले बताया था कि सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए मोस्टली जो बच्चे बार बार डिमांड कर रहे थे सेवा क्षेत्र की क्लास के बारे में है, विदेशी व्यापार के बारे में है, या इसके अलावा हम बात करते हैं राजस्थान की इकोनॉमिक्स के बारे में है। और उसी की कड़ी के अंदर तो भारत की कृषि और उसके संबंधित क्षेत्र के बारे में बच्चे बार बार कह रहे थे, तो एक मैंने छोटी सी क्लास डाली है। मात्र इसमें 24 स्लाइड है, लेकिन उसमें महत्वपूर्ण तथ्यों को, कंसेप्ट को, फैक्ट को हमने लिया है। मुझे उम्मीद है कि ये जो क्लास आपके एग्जाम के लिए एक प्रकार से वापस किफायती और हेल्पफुल रहेगी है। तो अच्छे से स्पीड फास्ट करके चलते चलते एक बार नजर जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि आपने बहुत कुछ पढ़ा है, कुछ डेटाज वगैरह हैं जो अपडेट डेटा है इंडियन इको के बारे में। तो मैं भी यहाँ से प्रश्न आपके पढ़ेंगे, एक दो प्रश्न आपके आएंगे इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में भी है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला देखिए, पिछले 5 सालों में कृषि के क्षेत्र में प्रतिवर्ष औसतन कितनी वृद्धि दर्ज हुई है, इंपॉर्टेंट है। पिछले 5 सालों में कृषि में जो वृद्धि दर्ज हुई है 4.18% की वृद्धि है वो दर्ज की गई है। वर्तमान में कृषि का अर्थव्यवस्था में, ये सबसे अहम प्रश्न है, सबसे मोस्ट प्रश्न है, वर्तमान में जो एग्रीकल्चर है उसका इकोनॉमिक्स में कितना परसेंट योगदान है। 18.2% योगदान है एग्रीकल्चर का। और आज भी 50% से अधिक जनसंख्या रोजगार के लिए किस पे डिपेंड है, कृषि पर ही डिपेंड है। तकरीबन 50% जो आबादी है वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड है। कृषि का जो अर्थव्यवस्था में योगदान कितना, 18.2% इसका योगदान है। नेक्स्ट देखते हैं, कृषि क्षेत्र का वर्तमान परिदृश्य है वो किस प्रकार से है। देश के सकल घरेलू उत्पाद में, देश की जीडीपी में वर्तमान मूल्य पर 18.2% की हिस्सेदारी हमने पीछे पढ़ी लिया। कृषि का जो योगदान कितना, 18.2% है। वर्तमान में कृषि क्षेत्र का लगभग 42.3% आबादी, 42.3% आबादी को आजीविका प्रदान करती है, एग्रीकल्चर डिपेंड प्रदान करती है। और अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, 2023-24 के अंतिम जो अनुमान है उनके अनुसार कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर है वो कितनी रही है, 1.4% है वृद्धि दर रही है। ये डेटा है 2023-24 का अंतिम अनुमान के अनुसार कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर है 1.4% रही है, जो कि पिछली जो है 2022-23 की है उससे 4.7% से भी क्या है, कम है, उससे भी कम रही है। नेक्स्ट है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कृषि एवं उनके संबंधित क्षेत्रों का योगदान कितना कितना है। तो देखिए भाई, वर्ष 2014-15 की हम बात करते हैं तो फसल की बात करेंगे 61.75% है। और 2022-23 के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो 55.28% है। पशुधन में कितना है तो 24.38% है। और 2022-23 के अकॉर्डिंग हम देखा जाए तो कितना आ जाएगा, 30.23% है। जबकि मत्स्य का कितना है, 4.44% है। और 2022-23 के अकॉर्डिंग हम देखें तो 7.25% आ जाएगा। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, फसलों के संदर्भ में इंपोर्टेंट है, 61.75% और 55.28% है। ये दोनों अच्छे से आप देख लीजिए इसके बारे में। अब कुल खाद्यान्न का उत्पादन कितना रहा, अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, कृषि के अंदर कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना रहा है। तो 2023-24 के अनुसार खाद्यान्न जो उत्पादन है वह तो हुआ था 328.8 मिलियन टन, जबकि 2022-23 में कितना हुआ था, 329 मिलियन टन है। तो 22-23 में 329.7 मिलियन टन है और 23-24 में कितना है, 328.8 मिलियन टन है। ये खाद्यान्न उत्पादन दर्ज हुआ। और नेक्स्ट नोट, खाद्यान्न उत्पादन में सर्वाधिक जो योगदान है वो कौन सी फसल का है, तो वह कौन सी है, चावल का है। खाद्यान्न में सबसे ज्यादा जो योगदान है वो चावल का है। और वर्ष 2023-24 में कृषि व किसान मंत्रालय द्वारा दिए गए अग्रिम अनुमान के अनुसार, तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादन है वो कितना हुआ, 328.8 रहा है, मिलियन टन रहा है। और अल नीनो मौसम की घटना के कारण वर्ष 2023-24 में भारत के खाद्यान्न उत्पादन में कमी आई है। देखो 22-23 में क्या 329.7 था और 2023-24 में क्या 328.8 मिलियन टन रहा है। ये कमी आई है। ये कमी आने का जो रीजन है वो अल नीनो मौसम की वजह से इसमें कमी दर्ज हुई है। आगे चलते हैं, राज्यवार फसल उत्पादन की स्थिति है कि किन फसलों के उत्पादन में कौन कौन से स्टेट अग्रणी है या सेकंड है या थर्ड रैंक पे है। तो हम बात करेंगे बाजरा उत्पादन में। बाजरा उत्पादन में देश भर में सबसे अग्रणी जो स्टेट है तो वो कौन सा है, राजस्थान। दूसरा कौन सा, उत्तर प्रदेश। तीसरा कौन सा, हरियाणा है।
सरसों में भी पहले स्थान पे कौन सा है? राजस्थान, दूसरे पे एमपी है, तीसरे में हरियाणा आ जाएगा। कुल तिलहन के उत्पादन में भी पहला स्थान किसका है? राजस्थान का है, फिर एमपी का, फिर कौन सा आ जाएगा? गुजरात का है। और ग्वार के अंदर तो पहला स्थान किसका है? राजस्थान का है, और फिर किसका आ जाएगा? इसके बाद ग्वार के अंदर तकरीबन देश का 90% अकेला उत्पादन राजस्थान ही करता है, तो राजस्थान का एक अधिकार है ग्वार के उत्पादन में। जो कि हम बात करेंगे तो जो उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है, फिर यूपी का है, फिर किसका है? पंजाब का है। और पोषक अनाज में पहला स्थान किसका है? कर्नाटका का है। राजस्थान का स्थान रहेगा पोषक अनाज में दूसरा, और तीसरा किसका है? महाराष्ट्र का। फिर मूंगफली उत्पादन में पहला स्थान किसका? गुजरात का। पिछली बार सेकंड ग्रेड एग्जाम में मूंगफली के प्रश्न पूछे गए थे। मूंगफली के उत्पादन में अग्रणी कौन सा स्टेट है? तो पहला गुजरात है भाई मूंगफली में, दूसरा राजस्थान है, तीसरा कौन सा? तमिलनाडु है। तो मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का देश भर में दूसरा स्थान। और कुल दलहन के अंदर है मध्य प्रदेश पहले स्थान पे है, महाराष्ट्र दूसरे पे है, राजस्थान तीसरे पे। और राजस्थान में सर्वाधिक दालों का जो उत्पादन है वो कहां पर होता है? तो नागौर के अंदर है। चना उत्पादन के अंदर है तो चने के अंदर भी राजस्थान का तीसरा स्थान है। दलहन उत्पादन में राजस्थान का तीसरा स्थान है। दलहन उत्पादन में पहला स्थान मध्य प्रदेश का है, तो चने के अंदर पहला स्थान किसका है? महाराष्ट्र का है, दूसरा किसका है? मध्य प्रदेश का, तीसरा किसका है? राजस्थान का है। ज्वार की बात करेंगे, ज्वार उत्पादन में पहला स्थान महाराष्ट्र का है, दूसरा कर्नाटका का है, और तीसरा किसका है? राजस्थान का। तो राजस्थान तीसरे के ऊपर एक अच्छे से देख लेना। राजस्थान कुल दलहन में तीसरे स्थान पे है, राजस्थान चना उत्पादन में तीसरे स्थान पे, राजस्थान ज्वार उत्पादन में तीसरे स्थान पे, और राजस्थान सोयाबीन उत्पादन में भी तीसरे स्थान पे है। तो चना के अंदर है, सोयाबीन के अंदर है, और कुल दलहन के अंदर है, और ज्वार के अंदर है। राजस्थान देश भर में तीसरे स्थान पर। अब है गन्ने के उत्पादन में पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर कौन सा है? कर्नाटका है। और कपास उत्पादन में पहले स्थान पे गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, फिर कौन सा? तेलंगाना है तीसरे स्थान पे। चाय के उत्पादन में पहला स्थान असम का है, फिर पश्चिम बंगाल का है, फिर कौन सा है? तमिलनाडु का है। चाय के उत्पादन में अग्रणी है। कॉफी उत्पादन में पहला स्थान कर्नाटका का है, फिर केरल का है, और फिर किसका है? तमिलनाडु का है। तंबाकू उत्पादन में पहला स्थान गुजरात का है, फिर आंध्र प्रदेश का है, फिर किसका है? तमिलनाडु का है। राजस्थान में समग्र मादक पदार्थों के उत्पादन में तंबाकू के उत्पादन में अग्रणी कौन सा है? जालोर जिला है। राजस्थान के अंदर कपास का सर्वाधिक जो उत्पादन कहां पे? हनुमानगढ़ गंगानगर में होता है। राजस्थान में गन्ने का सर्वाधिक जो उत्पादन है तो वह किन जिलों में होता है? चित्तौड़गढ़ में होता है, और कहां पर होता है? श्री गंगानगर में होता है। नेक्स्ट 2023-24 में खाद्यान्न उत्पादन आपको पीछे बता ही दिया कितना रहा था? 328.8 मिलियन टन रहा है, जो भारत की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। कृषि का निर्यात में भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है, अतः ये विदेशी मुद्रा प्राप्ति में भी सहायक है। कृषि निर्यात है वो कितना है? 53.15 बिलियन डॉलर है। 53.15 बिलियन डॉलर है। भारत का खाद्यान्न उत्पादन कितना रहा? 328.8 मिलियन टन रहा है, और कृषि के निर्यात में इनका योगदान कितना है? 53.15 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट चलते हैं कृषि निर्यात। अप्रैल से लेकर के सितंबर 2022 के बीच में कृषि निर्यात की जो हिस्सेदारी है वो कुल निर्यात में कितनी रही है? 11.6% रही है। अकेले कृषि की टोटल जो ओवरऑल निर्यात है उसमें अकेले कृषि की भूमिका कितनी है? 11.6% है। ध्यान दीजिएगा 2022-23 में ही अब तक सर्वाधिक कृषि निर्यात दर्ज किया गया है। तो सबसे ज्यादा जो कृषि का निर्यात 11.6% हुआ है ना, तो वो कब कौन सी अवधि में हुआ है? 2022 में ही हुआ है। और वर्ष 2023-24 में कृषि निर्यात में कमी दर्ज हुई है, और वो कमी कितनी दर्ज की गई? 8.2% की कमी दर्ज की गई है। और साथ ही साथ कृषि के आयात में 7.9% की गिरावट आई है। तो हम कह सकते हैं कि 23-24 में कृषि के निर्यात में भी गिरावट आई है, कृषि के आयात में भी गिरावट दर्ज की गई है। भारत थाईलैंड को पीछे छोड़ करके चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन में सबसे बड़ा रोल किसका? चावल का है। और भारत ने थाईलैंड को पीछे छोड़कर चावल का सबसे बड़ा निर्यातक भारत है, वो देश बन चुका है। और भारत चीनी में भी दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। तो चावल में तो सबसे बड़ा है, और भारत क्या है? चीनी में दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। नेक्स्ट कृषि निर्यात में
सर्वाधिक हिस्सा किस किस मद में है? तो सर्वाधिक जो हिस्सा है वो किसका है? नंबर 1 चावल का है, फिर समुद्री उत्पाद का है, तीसरा किसका? मसाले का है, और चौथा किसका है? मांस का। तो पहला चावल है, समुद्री उत्पाद है, फिर मसाले का है, फिर किसका है? मांस का। इनका सर्वाधिक हिस्सेदारी है। भारत के द्वारा सर्वाधिक जो कृषि निर्यात का जो घटता क्रम है वो इस प्रकार से देखेंगे तो नंबर 1 पे संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत के द्वारा सर्वाधिक कृषि निर्यात का घटता क्रम। ध्यान दीजिएगा, ये जो क्रम है वो किस प्रकार से दिया? हमने घटता क्रम दिया है। तो पहले संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर इसके बाद में कौन सा? बांग्लादेश, और उसके बाद में कौन सा है? चाइना है। तो ये घटते क्रम में दिखाया गया है, सर्वाधिक कृषि निर्यात का घटता क्रम है। नंबर 1 संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर बांग्लादेश, फिर कौन सा? चाइना है। कृषि साख, ये देखिए भाई, कृषि साख है, किसानों को कृषिगत कार्यों में पूर्ण करने के लिए कुछ अन्य वित्तीय संसाधन प्रदान किए जाते हैं खेती के काम करने के लिए, और किसानों को वहन या ब्याज दर के ऊपर उनको ऋण उपलब्ध करवाना भी क्या है? सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता भी रहती है। और कृषि साख का लक्ष्य कितना है? देखो 2022-23 में कृषि साख का लक्ष्य था 18.5 करोड़, 18.5 करोड़ है। 2023-24 में कृषि साख का लक्ष्य कितना हुआ? 20 लाख करोड़ रुपए। और 2024-25 में कृषि साख का लक्ष्य कितना है? 24 लाख करोड़ है। तो 2024-25 में, 24 में, 25 में 24 लाख करोड़, 23-24 में कितना है? 20 लाख करोड़, और 2022-23 में कितना रहा है? 18.5 लाख करोड़ रहा है। महत्वपूर्ण फैक्ट कौन कौन से है? भारत वर्ल्ड में दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है। तो मत्स्य उत्पादक दूसरा जो बड़ा देश है तो वह कौन सा है? भारत। ये भी महत्वपूर्ण है। भारत वैश्विक मत्स्य उत्पादन में, भारत का पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में मत्स्य उत्पादन में भारत का योगदान कितना है? 8% योगदान है भारत का मत्स्य उत्पादन में। मत्स्य पालन देश की कुल अर्थव्यवस्था में मत्स्य का देश की टोटल अर्थव्यवस्था में कितना योगदान है? 1.09% मत्स्य का ही अकेले का योगदान है। अभी हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत अंतरिम बजट 2024-25 में ब्लू इकोनॉमी 2.0 को बढ़ावा देकर पर्यावरण के अनुकूल विकास दर पर बल दिया गया है। और G20 शिखर सम्मेलन के मेजबान के रूप में भारत ने नीली अर्थव्यवस्था पर चर्चा को भी प्राथमिकता दी है। और कुल मत्स्य उत्पादन की बात करें 2023-24 में वो कितना हुआ? 174.45 लाख टन है मत्स्य उत्पादन रहा है। थोड़ा सा ये इनके बारे में आप देख लीजिए कि G20 शिखर सम्मेलन में मेजबान के रूप में भारत ने नीली अर्थव्यवस्था पर भी चर्चा को प्राथमिकता दी है। और हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री जी के द्वारा अंतरिम बजट में ब्लू इकोनॉमी, नीली अर्थव्यवस्था 2.0 को बढ़ावा देकर के पर्यावरण के अनुकूल विकास के ऊपर भी जोर दिया है। नेक्स्ट, ब्लू इकोनॉमी विजन 2025 में क्या है? भारत और इंटरनेशनल साझेदारी के बीच में व्यावसायिक संभावनाओं का दोहन, समुद्री संसाधनों के दोहन की स्थिरता पर बढ़ते वैश्विक और क्षेत्रीय जोर के बारे में जागरूकता लाने के लिए फिक्की के द्वारा एक अग्रणी प्रयास है। तो किसके द्वारा प्रयास किया गया है? फिक्की के द्वारा इसका प्रयास हुआ है। 22-23 में पशुधन के क्षेत्र में, ये देख लीजिएगा, इससे पहले आपने कृषि का पढ़ा था। अब 2022-23 में पशुधन के क्षेत्र में GVA में राज्य के सकल मूल्य वर्धन की हम बात करेंगे, पशुधन का योगदान कितना है? 30.23% है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पशुधन का योगदान है 30.23% योगदान हुआ है। और आगे अब आपका टॉपिक डेयरी क्षेत्र है, तो डेयरी क्षेत्र में क्या योगदान रहा है? डेयरी क्षेत्र की बात करेंगे, डेयरी अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 5% का रोजगार देने वाला सबसे बड़ा कृषि प्रोडक्ट है। यह 8 करोड़ से अधिक किसानों को प्रत्यक्ष रोजगार भी देता है। भारत दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पे है। और भारत में पहले स्थान पे कौन सा स्टेट? उत्तर प्रदेश है। दूसरे स्थान पे कौन सा है? राजस्थान है दूध उत्पादन के अंदर। कुल दुग्ध उत्पादन 236.35 मिलियन टन हुआ। और संपूर्ण वैश्विक दुग्ध उत्पादन में भारत का कितना योगदान है? 25% योगदान है। संपूर्ण वैश्विक दुग्ध उत्पादन में अकेला इंडिया ना 25% दूध का उत्पादन करता है। ये भी अपने आप एक बहुत बड़ा कंसेप्ट या फैक्ट रहेगा, डेयरी उद्योग के अंदर है। और अधिकतम दूध उत्पादक वाले स्टेट कौन कौन से? देखिएगा, पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश है जो करता है 15.72% दूध का उत्पादन। दूसरे पे है राजस्थान जो करता है 14.44% दूध का उत्पादन। और तीसरे पे कौन सा? मध्य प्रदेश है जो करता है
73% दूध का उत्पादन है। तो राजस्थान 2 नंबर स्थान पे है, दुग्ध उत्पादन के अंदर है। पशुधन में भी दूसरे स्थान पे है, दुग्ध उत्पादन में दूसरे स्थान पे है। पशुधन में पहले स्थान पे यूपी है और दुग्ध उत्पादन में भी पहले स्थान पे यूपी है, दूसरे स्थान पे राजस्थान आ जाएगा। नेक्स्ट है, अभी चर्चा में है मिलेट्स, श्री अन्न। ये श्री अन्न साथियों चर्चा में है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। जो मोटा अनाज है इसको नाम बदल करके क्या नाम दिया, इसको श्री अन्न नाम दिया गया है। देखिए भाई, इसे मोटा अनाज, गरीबों का अनाज, सुपर फूड के नाम से जानते हैं, मोटा अनाज भी कहते हैं इसको है। यह विश्व के कई भागों में जैसे कि अफ्रीका और एशिया का मूल भोजन भी है, मोटा अनाज है। भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक है, मोटे अनाज का है। मिलेट्स श्री अन्न के प्रकार कौन कौन से, देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट के रूप में घोषित किया, अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष भी घोषित किया 2023 को है। और भारत के द्वारा मिलेट को 2018 में न्यूट्री सीरियल पोषक अनाज के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो भारत के द्वारा, एक बात और, यूएनओ ने मिलेट ईयर घोषित किया है 2023 को, और मिलेट्स को पोषक अनाज के रूप में अधिसूचित भारत में जो किया गया था, तो ये कब किया गया था, 2018 में इसको पोषक अनाज के रूप में अधिसूचित कर लिया गया। अब है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो मैंने कल की क्लास में भी करवाया था और इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखिए भाई, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन हुआ था शुरू 2007-8 में। कौन सी भी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी, यह 11वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। नया नाम क्या है, 2018-19 में इसको न्यूट्रिशन मिशन नाम दे दिया है। तो ये देख लीजिएगा, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन को जो नया नाम दिया है वो दिया है न्यूट्रिशन मिशन नाम दिया है। और कब, 2018-19 में। 2007-8 में चली थी, 2018-19 में न्यूट्रिशन मिशन इसको नाम दे दिया गया है। उद्देश्य क्या इसका, खाद्य सुरक्षा को प्रदान करना है, विशेष तौर पे गेहूं के लिए, दलहन के लिए, जो मक्का, ज्वार, बाजरा, तिलहन इसमें शामिल नहीं, ध्यान देना। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में जो शामिल नहीं है, पेपर में प्रश्न आ सकता है एग्जाम में, तो शामिल नहीं है वो क्या है, इसमें तिलहन को शामिल नहीं किया गया है। और वित्त पोषण कितना रहेगा, केंद्र और राज्य की जो भागीदारी है वो कितनी रहेगी, 60-40 की। केंद्र सरकार 60, स्टेट कितनी रही, 40% है। और तिलहन इसमें शामिल नहीं है, नाम चेंज कर दिया गया है, न्यूट्रिशन मिशन इसका नाम चेंज कर दिया गया है। 2007-8 में शुरू हुई थी नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। एक बार चलते चलते अच्छे से इसको देखना है आपको। नेक्स्ट है कृषि निर्यात। देखो भाई, जो कृषि निर्यात है इसकी शुरुआत हुई थी 2018 के अंदर है। मुख्य उद्देश्य है किसानों की जो आमदनी है ना उसको क्या डबल करना है, भारत का निर्यात दुगुना करना है, चावल, चाय, कॉफी के निर्यात को भी बढ़ावा देना है। लक्ष्य क्या है, कृषि निर्यात को $30 बिलियन से बढ़ा करके 2022-23 तक 60+ बिलियन से भी अधिक इसको करना है। और आगामी वर्षों में 100 बिलियन तक इसको पहुंचाना है। तो आगामी जो टारगेट है इसको 100 बिलियन तक पहुंचाना है और भारत के किसानों की आय को डबल करना है, भारत का निर्यात डबल करना है। और कृषि निर्यात जो नीति है ये कब आई थी, 2018 के अंदर है। नेक्स्ट है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी काफी चर्चित भी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार के द्वारा किसान को दिया जाने वाला एक सब्सिडी युक्त मूल्य है भाई। न्यूनतम समर्थन मूल्य वह मूल्य है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है, वह मूल्य जिसके ऊपर सरकार किसानों से फसल ले लेती है। और वर्तमान में सरकार के द्वारा कुल 22 फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा की जाती है। 22 फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा की जाती है, जिसमें से 14 तो फसल तो कौन सी है, खरीफ की है, 6 फसल रबी की है और 2 फसल कौन सी आ जाएगी, वाणिज्य की फसल है। तो टोटल एमएसपी है कितनी फसलों पर है, तो वो 22 फसलों पे है। 14 इसके अंदर हम देखेंगे, 14, 6 और 2, 14 खरीफ की है, 6 रबी की है, 2 कौन सी आ जाएगी, वाणिज्यिक फसलें आ जाएगी इसके अंदर। खाद्य प्रसंस्करण जो इकाइयां हैं, यानी कि एक ऐसी टेक्निक है जो प्राथमिक खाद्य जो पदार्थ है उसको किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है, उसको प्रसंस्करण इकाई कहते हैं, उसके रूप में परिवर्तन कर देती है। इससे क्या है, खाद्य पदार्थों की जो अवधि होती है, उनके रखने की अवधि होती है, उनकी रखने की अवधि भी है, उनकी जो लिमिट है प्लस उनकी जो क्वालिटी है, इन दोनों में क्या इंप्रूवमेंट होता है, बढ़ावा मिलता है, सुधार होता है। जैसे कि डेयरी उत्पाद है, जैसे कि प्रोसेस्ड जो फूड होते हैं, इसका खाद्य संस्करण है, एक तो उनकी क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट आएगा,
प्लस उनके पदार्थों की जो जीवन की अवधि है वो भी बढ़ती है। खाद्य प्रसंस्करण है। और लक्ष्य क्या है, 2025 तक भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को 1 बिलियन तक बढ़ाया जाए, $1 बिलियन तक बढ़ाया जाए। और इस क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति है, वो भी ऑटोमेटिक रूट से हो। अब पिछले 7 सालों की औसत वृद्धि दर कितनी हुई है, 7.26% वृद्धि दर्ज हुई है इसके अंदर, खाद्य प्रसंस्करण के अंदर है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की भारतीय खाद्य बाजार में 32% भूमिका है। तो भारत के खाद्य बाजार में इसका जो रोल है वो है 32% है। और कुल निर्यात में योगदान कितना है खाद्य प्रसंस्करण का, 13% है। तो टोटल ओवरऑल निर्यात में भी खाद्य जो है प्रसंस्करण है वो 13% अपना रोल अदा करता है। नेक्स्ट इसके बाद मेगा फूड पार्क बहुत चर्चा में रहा है भाई, मेगा फूड पार्क है। तो देखिए भाई, मेगा फूड पार्क 2018 में शुरू किए गए थे। 2008 में मेगा फूड पार्क की प्रारंभ की बात करते हैं, 2008 के अंदर है, 2018 है, 2008 के अंदर है। और उद्देश्य क्या है, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए मेगा फूड पार्क विकसित किया गया है। 42 मेगा फूड पार्क विकसित किए जाएंगे। भारत का पहला मेगा फूड पार्क है सिरनी मेगा फूड पार्क, कहां पे, आंध्र प्रदेश में। राजस्थान का पहला ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क रूपनगढ़ अजमेर में, और यह कब स्थापित हुआ, 2018 के अंदर है। राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क है, यह स्थापित हुआ था 2018 में स्थापित हुआ था। और यह कहां पे बना था, रूपनगढ़ अजमेर में स्थापित किया गया। राजस्थान का दूसरा मेगा फूड पार्क कहां पे स्थापित किया जाएगा, पलाना में स्थापित किया जाएगा। पलाना में संसार का सबसे बेस्ट लिग्नाइट जो कोयला है वो भी प्राप्त होता है, पलाना बीकानेर के अंदर। और एक जिला एक उत्पाद, ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। साथियों, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2018 में शुरुआत हुई थी। मंत्रालय कौन सा है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है। और उद्देश्य क्या है, इसके तहत प्रत्येक जिले में एक विशेष उत्पाद और उत्पादन एवं प्रसंस्करण को बढ़ावा देना है, और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए संचालित है। तो इसमें भी हमने टेलीग्राम में लिस्ट डाल रखी है, ODOP में कौन से जिले का कौन सा प्रोडक्ट है, जैसे नींबू कहाँ का है, लाल मिर्ची कहाँ की है, प्याज कहाँ का है, मेथी कहाँ की है। इस प्रकार से प्रश्न आ जाते हैं, एक जिला एक उत्पाद के अंदर है। साथियों, इस क्लास की PDF हम जीके विद रख के जाएंगे टेलीग्राम में डाल देंगे, जिसका लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक।